नमस्कार, मैं दिनेश कुमार आप सबका जियो एग्ज़ाम प्रेप पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आजकल टीवी चैनल और समाचार पत्रों की हेडलाइन ये कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले गिरा है और पहली बार जो हमारे $1 की तुलना में भारतीय रुपये का मूल्य 80 रुपये हो गया है। हम यूँ कहें कि हमें 80 रुपये देंगे तब जाकर $1 मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ है और भारतीय रुपया कमज़ोर हुआ है। हम इस लेक्चर में जानने का प्रयत्न करेंगे कि क्यों तो भारतीय रुपये की जो वैल्यू है वो कम हो रही है, क्या इसके लाभ हैं और क्या इसकी हानियां हैं, और सरकार क्या प्रयत्न कर सकती है और ऐसे प्रयत्न सरकार क्यों नहीं कर रही है, और आम जनता पर इसको क्या मार झेलनी पड़ेगी। क्या भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि खराब हो रही है? क्या भारत भी अफ्रीकी देशों जैसे नाइजीरिया में भी आपने देखा होगा वहाँ की मुद्रा की वैल्यू बहुत कम है, केन्या वगैरह में आपने देखा है, क्या भारत भी उसी श्रेणी में जाने की ओर अग्रसर है? ये भी जानेंगे कि सरकार अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि दाल चावल आटा, और इस पे भी उन्होंने सरकार ने जीएसटी का मारा चाटा। आप लोग इसको अच्छे से जान रहे हैं। क्या भारत ने ऐसे कदम क्यों उठाए? क्या भारत आर्थिक महामंदी की ओर जा रहा है? क्या भारत में श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं? तो इन सब क्वेश्चनों का हम इसमें डिस्कस करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे कि ये किस प्रकार से है। तो आपने जैसा पता लग गया है, मैंने बता दिया आपको। देखिए, इसमें आपको सबसे जो बड़ी चीज़ है वो जाननी है कि मुद्रा विनिमय क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मुद्रा विनिमय दर क्या होती है कि हमारी जो घरेलू मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत क्या है। हमारी घरेलू, जैसे उदाहरण भी दे रखा है कि $1 प्राप्त करने के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? आज 80 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब विनिमय दर क्या होगी? 80 रुपये प्रति डॉलर। 80 रुपये प्रति डॉलर मतलब $1 खरीदने के लिए 80 रुपये देने पड़ेंगे, या हम ये कहें कि $1 की वैल्यू 80 रुपये के बराबर है। हम ये अब आगे जानेंगे कि इसको ज्ञात कैसे करेंगे। नीर और रीर क्या है, ज्ञात करने की विधियाँ बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन अब जो ये हमारा $1 कम हुआ है वैल्यू, तो इससे क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है? देखो, अवमूल्यन कहते हैं कि किसी देश की मुद्रा में गिरावट होती है, मूल्यह्रास। जैसे पहले $1 बराबर भारतीय रुपये 50 रुपये था, लेकिन धीरे धीरे गिरते गिरते ये $1 बराबर 80 रुपये हो गए हैं। तो इसका क्या प्रभाव है? अब मैं आपको इस चार्ट को दो भागों में बांटता हूँ कि इसके लाभ क्या होंगे और इसकी हानियाँ क्या हो सकती है। तो लाभ की बात करेंगे और हम इसकी हानियों की बात करेंगे। देखो, इससे हमारा क्या होगा? लाभ तो ये होगा हमारा कि इससे हमारा आयात कम होगा और निर्यात बढ़ेगा। निर्यात बढ़ेगा। जब निर्यात बढ़ेगा मतलब भारतीय वस्तुओं की विदेशी बाजारों में डिमांड ज़्यादा होगी। अब देखो, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आज हम यहाँ से ये एक पेन है, ये हमारा इंडिया का है, और जब अवमूल्यन नहीं हुआ, जब $1 है वो 50 रुपये के बराबर है, उस कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है। और इस पेन की जो कीमत है वो मान लेते हैं हम 100 रुपये है। अगर हम इसको अमेरिका भेजेंगे तो अमेरिका वाले क्या करेंगे? वहाँ पर इस पेन को लेने के लिए हम वहाँ के टैक्स वैक्स इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, अभी सीधा सा मार रहे हैं कि अब अमेरिका वाले ख़रीदने के लिए क्या करेंगे? $2 खर्च करेंगे। क्यों? क्योंकि $1 में क्या है? 50 रुपये। समझ में आ रहा है आपके? हमारे 50 रुपये, हमारे 100 रुपये का पेन वहाँ $2 मिलेगा। अब हमारा अवमूल्यन मान लो एक अमेरिकी डॉलर है, वो हो जाए 100 रुपये का, मान के चलते हैं एक बार, अभी हुआ नहीं है, हो जाए, मतलब हमारा भारतीय रुपया क्या हो गया? अब कमज़ोर हो गया। किसकी तुलना में? अमेरिका की तुलना में। अब इसी पेन को अमेरिका वाले खरीदेंगे तो वो क्या करेंगे? सिर्फ $1 देंगे। क्या देंगे? $1। इसका मतलब हम ये क्या समझ सकते हैं कि जो भारतीय वस्तुएं हैं वो विदेशी बाजार में सस्ती हो जाएगी, और जब कोई वस्तु सस्ती होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। आपको समझ में आ गया होगा।
इसलिए क्या करेगा, जब भारतीय वस्तुओं की विदेशी बाजार में मांग बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो अतिरिक्त उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा, अतिरिक्त उत्पादन होगा तो भारत में क्या होता है, रोजगार जनरेट होगा और यहाँ से वस्तुएं क्या होगी, अधिक से अधिक कहाँ जाएगी, विदेशों में जाएगी, जिससे क्या होगा, हमारी भारतीय वस्तुएं विदेशी बाजारों में बिकेगी, विदेशों में बिकेगी तो वहाँ से भारत को क्या होगा, डॉलर की प्राप्ति होगी। तो भारत के जो भंडार है उसमें विदेशी मुद्रा की मात्रा अधिक होगी। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि पहली बार भारत के पास 500 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार हो चुका है। समझ में आ गया। अब इसकी हानि की बात करते हैं कि इसकी हानि क्या है। अब हानि इसकी क्या है कि हम जब विदेश से कोई चीज़ आयात करेंगे, कोई वस्तु, तो हमारा आयात क्या हो जाएगा, महंगा होगा। क्या हो जाएगा, आयात महंगा हो जाएगा। अब इस महंगाई का क्या फ़र्क पड़ता है वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हम विदेश से मंगा रहे हैं पेट्रोल। क्या मंगा रहे हैं हम, विदेश से मंगा रहे हैं पेट्रोल, और हमारा यहाँ से हम कोई पेट्रोल मंगा रहे हैं, वो पहले आ रहा है मान लो $1 में हमारे पास 1 लीटर पेट्रोल आ रहा है। ये मान के चलते हैं $1 में कितना, क्योंकि विदेशी जो आयात करते हैं उसमें हमें भुगतान किसका करना पड़ता है, भुगतान डॉलर का करेंगे। तो अब $1 में हमारे पास क्या आ रहा है, 1 लीटर पेट्रोल आ रहा था जब मान लो विनिमय दर ये थी 50 वाली थी, तो हम उसे खरीदने के लिए क्या दे रहे थे, 50 रुपये दे रहे थे ओनली। अब ये क्या हो गया कि हमारे जो डॉलर है वो मजबूत हो गया, और आज तो वो रेट तो वही है, $1 बराबर 1 लीटर विदेशी बाजार में पेट्रोल की रेट तो वही है, लेकिन अगर हमें खरीदना है तो अब हम भारतीय रुपये का मूल्य तो घट गया ना $1 में, 100 रुपये, तो हम क्या देंगे, 100 रुपये देंगे। इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो आयात है वो महंगा होगा। अब इस देखिए, अब आपको क्या करना है, हमारा पेट्रोल महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है या डीजल, पेट्रोल, जो भी पेट्रोलियम उत्पाद है वो सारे के सारे महंगे हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, परिवहन के साधन अधिक भाड़ा होगा। जब माल का भाड़ा ज़्यादा होगा तो हमारी जो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। आपने अगर गांव में हैं तो जैसे डीजल बढ़े हैं तो ट्रैक्टर से जुताई करने का पर बीघा रेट बढ़ गई है, और वो बीघा रेट किसान कहाँ से लगाएगा भाई, कहीं ना कहीं फसल बेचेगा, वहाँ से तो लेगा। या डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट वाले हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ले जाते हैं, तो वो जो अपने डीजल की रेट है वो भाड़े में जोड़ेंगे, भाड़ा महंगा होगा, भाड़ा महंगा होगा तो वस्तुओं की जो मूल्य है वो बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। तो कुल मिला के क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ेगी। तो महंगाई जब बढ़ती है तो मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये बुक है, इस बुक का अभी 50 रुपये में ये बुक मिल रही है, कितने में मिल रही है, 50 रुपये में। लेकिन 50 रुपये की वैल्यू देखो आज। आपने हमारे दादा दादी से हमने सुना होगा कि हम 1 रुपये किलो चीनी और 2.5 रुपये किलो हम घी लेके आते थे। 1980 के आसपास की बात बता रहा हूँ मैं। और मुझे भी याद है कि जब मेरे स्कूल के टाइम थे तो 9 रुपये किलो में चीनी लेके आता था। तो उस समय 9 रुपये की बराबर 1 केजी चीनी थी, और आज 40 रुपये की 1 किलो चीनी है। तो आप समझ लो वैल्यू, मूल्य किसका घट रहा है, रुपए का। तो इसमें क्या होता है कि मुद्रास्फीति बढ़ती है, मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये हमारा नुकसान है, जिससे महंगाई बढ़ेगी। अब महंगाई जब बढ़ती है तो फिर क्या, बेरोजगारी बढ़ती है, लोग निकाल अपने रोजगार, ठीक है। अब इसका एक नुकसान हो रहा है, जब भारतीय रुपया गिरता है, अर्थात यहाँ पर महंगाई होगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, तो विदेशी निवेशक है, पोर्टफोलियो निवेशक है, एफडीआई है, तो फॉरेन जो निवेशक है वो भारत में निवेश नहीं करेंगे और अपना पैसा यहाँ से निकालेंगे, जिससे भारतीय सरकार का जो खजाना है जिसमें भी डॉलर की कमी होगी, और यहाँ से जो विदेशी कंपनियाँ बाहर जाएगी तो हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ा के जाएगी, क्योंकि जो कंपनियाँ यहाँ पर रोजगार दे रही थी आज वो कंपनियाँ बंद हो जाएगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। इसीलिए जब भी मुद्रा अवमूल्यन होता है, मुद्रा के मूल्य में ह्रास होता है, तो उसका लोग विरोध करते हैं, ठीक है। अब क्या उपाय हो सकता है और सरकार क्यों नहीं कर रही है, जैसा कि मैंने बता दिया, मूल्यह्रास क्या होता है, रुपए की वैल्यू में कमी। उपाय क्या हो सकता है, उपाय ये हो सकता है कि मार्केट में डॉलर
जो आरबीआई है वो मार्केट में डॉलर की सप्लाई करे, और डॉलर की सप्लाई करके मार्केट से क्या ले लेगा, रुपया अपने पास जमा कर लेगा, जिससे मनी कम हो जाएगी। किस में कमी हो जाएगी, मार्केट में। मार्केट में जब रुपया कम होगा तो रुपये की वैल्यू अपने आप बढ़ती है। जैसे आपको एग्जांपल दें, आज टमाटर की बम्पर पैदावार हो जाती है, हर जगह आपको टमाटर के ढेर दिखते हैं और ख़रीदार कम है। ख़रीदार क्या है, कम है, लेकिन वस्तु ज़्यादा है, तो क्या होगा, उसके मूल्य घटाने पड़ेंगे, क्योंकि टमाटर ख़राब हो जाएंगे तो हमें बेचना तो है, हमें बेचना तो है, इसलिए वो जो कीमत है वो कम हो जाएगी। तो मूल्य कम होता है कब, जब उत्पादन ज़्यादा हो जाए और मांग कम हो जाए। ठीक एग्जिट हमें रुपये भी लगते हैं। मार्केट में रुपया बहुत है, मार्केट में रुपया बहुत हो गया, ठीक है, मांग कम हो जाती है, तो उसकी तुलना में क्या करेगा, आरबीआई रुपये को अपने पास ले लेगा। अब मार्केट में रुपया कम हो जाएगा और डॉलर सप्लाई होगी, डॉलर बढ़ रहा है तो डॉलर कम हो जाएगा और रुपये की डिमांड बढ़ेगी। तो जब डिमांड बढ़ती है तो कीमत इस तरह अपने आप बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं डॉलर कम आएगा, रुपया अप करेगा, तो ये बैलेंस आने की स्थिति करेगा। लेकिन चीन है या कुछ विकासशील राष्ट्र है, वो चाहते नहीं कि रुपया डॉलर के बराबर आए। जिस दिन रुपया डॉलर के बराबर आ जाएगा उस दिन हमारा जो निर्यात है वो प्रतिस्पर्धी नहीं होगा, हमारी जो वस्तुएं हैं उसकी डिमांड विदेशों में नहीं होगी। अगर हमारा व्यापार कम होगा तो हमारा भुगतान संतुलन भी बिगड़ जाएगा। इसलिए सरकारें ऐसा नहीं चाहती है कि हमारा रुपया डॉलर के बराबर हो। समझ रहे हो आप मेरी, हमारे निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए वैल्यू का अवमूल्यन होना जरूरी है, लेकिन वो भी एक सीमा तक। जैसे कहते हैं मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था को गति देती है, लेकिन वो भी एक लिमिट तक। अगर वो लिमिट क्रॉस कर गई तो मुद्रास्फीति का प्रभाव भारतीय जो कोई भी अर्थव्यवस्था है उस पर नकारात्मक पड़ेगा। अब आरबीआई क्या कर रहा है, डॉलर मार्केट में देगा। आरबीआई क्या करता है, डॉलर को मार्केट में देगा और वहाँ से क्या ले लेगा, रुपए को अपने पास मंगा लेगा, जिससे मार्केट में क्या हो जाएगी, रुपए की कमी हो जाएगी, जिससे रुपए की मांग बढ़ेगी। तो जैसे किसी चीज़ की मांग बढ़ती है तो उसकी वैल्यू अपने आप ही बढ़ जाती है। आप अगर घर में कमाने वाले हैं तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। घर में 10 लोग हैं, 10 लोग में से कमाने वाला एक है, मतलब कम लोग कमा रहे हैं, तो जो कमा रहा है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अगर आपकी डिमांड, आप अपने दोस्तों के लिए हर टाइम अवेलेबल रहो, आप कहोगे कि मैं बहुत बड़ा अच्छा इंसान हूँ, मैं मेरे दोस्तों के लिए हर टाइम हर परिस्थिति में हर वक्त अवेलेबल हूँ, लेकिन एक दिन आपको महसूस होगा कि आपके दोस्त आपकी वैल्यू करना कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप हमेशा हैं, आप हमेशा अवेलेबल रहते हो। तो जिस चीज़ की शॉर्टेज होती है उसकी मांग बढ़ती है, ठीक है, जो चीज़ हमारे पास नहीं उसकी मांग बढ़ती है, जो चीज़ हमारे पास है उसकी मांग घटती है। अब सरकार क्यों नहीं करना चाहती? देखो, सरकार का एक पक्ष ये भी है, अब जब हमारा, देखो इसमें क्या होता है, आयात महंगा होगा, जब भी मुद्रा का आयात महंगा होगा तो भारतीय सरकार क्या करती है, इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है। क्या लगाती है? इंपोर्ट ड्यूटी, आयात कर। अब ऐसी कंडीशन में जब बाहर से कोई वस्तु भारत में आएगी तो उस पर शुल्क भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आयात महंगा है, तो जितना महंगा उतना अधिक शुल्क लगेगा। तो भारत में राजस्व की प्राप्ति हो रही है, तो सरकार को एक मीठा लालच है, लेकिन जनता से बड़ा ये भी नहीं है कि ऐसा होना चाहिए। देखो, मैं निष्पक्ष बढ़ा रहा हूँ, मेरा ये कतई नहीं हूँ, मैं ना सरकार हूँ, मैं सरकार, हाँ, लेकिन एक नागरिक होने के नाते मैं लास्ट में इसका आपको एनालिसिस बताऊँगा कि क्या हो सकता है, क्या बेटर होना चाहिए। ठीक है, सरकार को टैक्स कलेक्शन करने पे अधिक वेटेज दे रही है, चाहे जीएसटी पे टैक्स हो। टैक्स में भारत सरकार ने छूट नहीं दी है, कहीं नहीं छूट दी है अभी, चाहे कोरोना काल हो गया। क्यों नहीं दी है? क्योंकि सरकार के पास राजस्व पर्याप्त मात्रा में बना रहे अपने पास, भुगतान संतुलन बिगड़े नहीं। अगर भारत सरकार के पास राजस्व अधिक होगा तो भारत सरकार पैसा अधिक खर्च कर सकती है ना। जब आदमी इनकम ज़्यादा करेगा तो खर्च कर सकता है। और ऐसी कंडीशन में कभी भी श्रीलंका जैसे हालात नहीं बन सकते।
आज भारत के श्रीलंका जैसे हालात नहीं बने, वो इसलिए बने कि भारत सरकार ने टैक्स में किसी प्रकार की छूट नहीं दी है, सरकार के राजस्व में कोई कमी नहीं रही है। श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने राजस्व टैक्स में छूट दे दी, जैविक खेती को बढ़ावा दे दिया, ठीक है। यहाँ से खुद का उत्पादन घट गया, उत्पादन घटा तो बाहर से आयात करना पड़ा, आयात कहाँ से करें, सरकार के पास टैक्स के पास कलेक्शन पैसा आया नहीं, तो आयात कहाँ से करेंगे। तो कुल मिलाकर इस, और कोरोना काल था, कोरोना काल में पर्यटन वैसे नहीं आया, श्रीलंका का पर्यटन उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसी कंडीशन में सरकार के पास नीतियां संचालन करने के लिए पैसे का अभाव होता है। तो सरकारें, जो अच्छी सरकारें होती है, वो कई ऐसे नीतियों से समझौता नहीं कर सकती। लेकिन भारत में भी आज क्या है, मुफ्त की दवा योजना, मुफ्त की वो दवा योजना, तो फलानी ढिनकी करते करते बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है। और वास्तव में भारत में जिस व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब जो हमारा जीएसटी का टॉपिक है उसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा कि भारत ने जो खान पीन की वस्तुओं पे जीएसटी लगाई है, क्या वो ठीक लगाई है या इसकी क्या कर सकती थी, क्या बेटर हो सकता था, इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अब देखिए आगे, अभिमूल्यन क्या होता है कि मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी कब होगी, जब मार्केट में मुद्रा कम होगी, बाजार में मुद्रा क्या हो जाएगी, कम होगी, तो उसका मूल्य बढ़ेगा। ये हमारे पास समझने का विषय था, हमने समझा। अब आता है कि किस प्रकार से हम इस मुद्रा का विनिमय दर निकालते हैं। नीर और रीर क्या है, थोड़ा सा टेक्निक टर्मिनोलॉजी है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको स्लाइड के माध्यम से और एग्जाम्पल के माध्यम से आसान शब्दों में समझा सकूं कि किस प्रकार ज्ञात किया जाता है कि भारतीय रुपया कमज़ोर हुआ है। देखिए, हम ये कहते हैं कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमज़ोर हो गया, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भारत के दिन बिगड़ गए हैं या भारत अब बहुत पिछड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे मैं बताऊं, एग्जाम्पल है, हमारे गांव में 100 घर है, हम अच्छी जगह हैं, ठीक है, मान लो अपन लेक्चरर है, और बाकी गांवों में देखें तो किसी में सेकंड ग्रेड है, कोई थर्ड ग्रेड है, पटवारी है, रीट है, सब अपनी अपनी जगह लगे हुए हैं। लेकिन हुआ ये कि हमारे पड़ोसी का बेटा आईएएस बन गया, हमारे पड़ोसी का बेटा आईएएस बन गया, और हमारी तुलना उस आईएएस से की जा रही है। तो बिल्कुल इससे ये तो सच है कि हम उस आईएएस की तुलना में बहुत पिछड़ गए हैं, हमारी उसके सामने कोई वैल्यू नहीं है। समाज में जहाँ जाएगा मान प्रतिष्ठा उसको मिलेगी। ठीक ऐसा ही अभी भारतीय रुपये के साथ हो रहा है। भारतीय रुपये की तुलना हम डॉलर से कर रहे हैं, हालांकि मानते हैं कि डॉलर से हम बहुत पिछड़ गए, कमज़ोर हैं, लेकिन बाकी लोग भी तो हैं देशों में। 36 देशों की जो करेंसी होती है, जहाँ से भारत अपना व्यापार करता है, उससे तुलना की जाती है। तो उन अदर 36 देशों से तो हमारी स्थिति ठीक है ना भाई, वहाँ तो थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड पटवारी है, वहाँ से ठीक है। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम विश्व में उस गांव, विश्व रूप में मतलब गांव की बात कर रहा हूँ, विश्व में या उस गांव में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। हम उस गांव में सेकंड नंबर पे तो हैं। ठीक यही कंडीशन भारतीय रुपये की है। भारतीय रुपया अमेरिका डॉलर से पिछड़ा है, लेकिन यूरो है, ऐसे बहुत सारे देशों की जो मुद्रा है उसकी तुलना में भारतीय रुपये में ठीक ठाक बढ़ोतरी हुई है। जो एक सर्वेक्षण अभी सर्वे हुआ था उसमें भी ये निकल के आया है कि भारत का जो अन्य देशों की मुद्रा है उसके तुलना में भारत का रुपये मजबूत होता हुआ दिखा है। गिरावट वहाँ नहीं आई, गिरावट अमेरिका में आई है। और अमेरिका में क्यों आई है इसका मैं कारण बता दूं कि वहाँ का जो बैंक है, फेडरल बैंक, अमेरिका का फेडरल बैंक ने क्या कर दी, ब्याज दरें बढ़ा दी, ब्याज दर बढ़ा दी। अब अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक होता है, जैसे अपने आरबीआई है, ठीक वैसे ही वहाँ पर क्या है, फेडरल बैंक है। अब वहाँ पर ब्याज दरें बढ़ गई। जब भी ब्याज दर देगा, आज मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है और बैंक आपको सिर्फ 1% क्या दे रहा है, ब्याज दर दे रहा है, तो आप, और दूसरा जो अपना पड़ोसी देश है वहाँ पर जो ब्याज दरें हैं वो 10 रुपये हैं। दूसरे बैंक में मान लो, बैंक मान लो या देश मान लो, कुछ भी मान लो, तो हम अपना रुपया कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस पड़ोसी देश में या पड़ोसी बैंक में करेंगे, एक सामने वाले बैंक में नहीं करेंगे जो अपना बैंक है, अपने देश का बैंक, ऐसे मान लो आप। क्यों? क्योंकि हमें इंटरेस्ट वहाँ ज़्यादा मिल रहा है।
तो सारा का सारा पैसा या तो उस देश में जाएगा या वहाँ के बैंकों में जाएगा। लेकिन जब हमारे देश वाला बैंक ये जो 1 रुपये की दर थी उसको बढ़ाकर 20 रुपये कर दे, तो हम क्या करेंगे, उस बैंक से पैसे निकाल के, उस देश से पैसे निकाल कर यहाँ जमा कर देंगे उस बैंक में। ठीक यही कंडीशन फेडरल बैंक के साथ हो रही है। फेडरल बैंक की ब्याज दरें बढ़ रही है। ब्याज दरें बढ़ने के कारण जो वहाँ के इन्वेस्टर थे, जो इंडिया में लगे हुए थे या और भी देशों में थे, वो अपना पैसा उन देशों से निकाल कर उस बैंक में लगाएंगे, क्योंकि वहाँ ब्याज अच्छी मिल रही है, ब्याज दरें अच्छी है। तो विदेशी मुद्रा जैसे बाहर से निकलेगी, विदेशी मुद्रा यहाँ से निकल कर वहाँ चल जाएगी, तो पहला तो क्या हो गया, एफडीआई का रिटर्न हो रहा है वापस से। एक सिंगल फेडरल बैंक की रेट बढ़ने से क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है, आप इन चीज़ों को कोरिलेट करके समझेंगे तो आपकी समझ एक अच्छी विकसित होगी। तो यहाँ से क्या है, फॉरेन विदेश, तो हमारे यहाँ पर भारत में क्या हो जाएगा कि विदेशी मुद्रा का भंडार कम होगा, क्योंकि यहाँ का जो विदेशी मुद्रा थी वो तो चली जाएगी वापस से उसके मूल देश में। अब एफडीआई जब यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पर बेरोजगारी का कारण बनेगा, और यहाँ बेरोजगारी का कारण बनने के साथ साथ जब बेरोजगारी नहीं होगी तो इनकम कम होती है हर घर में, तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, और जब इस सभी कंडीशन में जो डिमांड हो रही है वो हर देश में किसकी हो रही है, डॉलर की डिमांड हो रही है, क्योंकि सब डॉलर में जमा करवाएंगे तो डॉलर मजबूत हो गया। और यही कारण है कि इन दिनों में डॉलर बहुत मजबूत हो रहा है और रुपया निरंतर गिर रहा है। इसके पीछे एक कारण किसका है, फेडरल बैंक की ब्याज दरों का भी है। ठीक है, आ जाओ इसको अब कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे देश के व्यापार करने वाले देशों की मुद्रा की तुलना में भारतीय रुपये के औसतन कितना मजबूत हुआ, कितना गिरा, ये विनिमय दर कहलाती है। प्रमुख विदेशी देश, जिसमें 36 देशों की मुद्रा सूचकांक के संबंध में देशों की मुद्रा का औसत भार निकाला जाता है, फिर पता लगाया जाता है कि क्या विनिमय मुद्रा दर है। अब हमारे पास है नीर। नीर का पूरा नाम क्या है, देखो इसको ठीक कर लेता हूँ मैं। चलो कोई ना, इसको ऐसे पढ़ लेते हैं अपन। माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा सा इसमें एक बार आप नीर का पूरा नाम क्या है, ये 2 प्रकार की होती है। इसमें अपन नीर का पूरा नाम देख लेते हैं एक बार, उसके बाद देखेंगे क्या क्या है। बस कुछ नहीं, बस थोड़ा सा नीर और रीर में ऊपर नीचे स्लाइड हो गई है। हाँ, नीर का पूरा नाम है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। मैंने क्या बताया, नीर, NEER, नीर का मतलब क्या है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक ऐसे ही एक रीर है, रीर का पूरा नाम है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है, ये 2 प्रकार के नाम है, यह बस आप याद कर लो। बाकी हम इसको क्या करेंगे, अब यहाँ समझने की कोशिश करते हैं इसको, इन दोनों में क्या अंतर है। कई बार क्या स्लाइड ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, एक ही आगे आ गया इधर नाम, वो वहाँ से हट के ये दोनों नाम ऊपर लिखे थे मैंने, लेकिन ये नीचे कई बार हो जाता है। छोटे छोटे शहरों में, सॉरी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। अब इसको देखिए, ये इधर हमारा नीर है, ठीक है, जिसका मैंने नाम क्या बताया, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, और इधर है रीर। रीर का क्या है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब इन दोनों के बीच में क्या अंतर है वो समझने की कोशिश हम करते हैं।
हाँ, देखो इसमें क्या अंतर है। देखो नीर होता है, नीर एक असमायोजित होता है। नीर क्या होता है? असमायोजित होता है। असमायोजित इस प्रकार से होता है कि इसमें मुद्रास्फीति का ध्यान नहीं रखा जाता है, जबकि रीर में समायोजित होता है। समायोजित का मतलब है इसमें मुद्रास्फीति का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, दोनों भारित औसत होते हैं। ये भी भारित औसत है, ठीक है, आप देख रहे हैं ये भी भारित औसत है और ये भी भारित औसत है। समायोजित का मतलब ध्यान रखना, सबसे बड़ा टर्म है वो समायोजित है। नीर के अंदर हम किसका ध्यान नहीं रखते? नीर के अंदर हम मुद्रास्फीति के, मुद्रा के मूल्य का ध्यान नहीं रखते हैं, जबकि रीर के अंदर जो रियल वाला होता है उसमें हम मुद्रास्फीति का ध्यान रखते हैं। फिर होता है नीर क्या है? विदेशी मुद्राओं के संदर्भ में घरेलू मुद्रा के द्विपक्षीय दरों का भारित औसत होता है। जैसे हमें यह है कि हम $1 बराबर 80 रुपये, तो इसमें हमारे एक्सचेंज का वो है, क्योंकि इसे क्या कहते हैं हम? व्यापार भारित मुद्रा भी कहते हैं, क्योंकि इसी एक्सचेंज रेट पे व्यापार होता है। ठीक है, विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए घरेलू मुद्रा की कितनी आवश्यकता होगी? जैसे हम $2 खरीदना चाहते हैं तो आज हमें 160 रुपये देने की ज़रूरत है। ये बताता कौन? नीर। तो क्या ये सही है? क्या डॉलर बढ़ने से भारत बहुत पिछड़ जाएगा? नहीं, इसका एक दूसरा पहलू भी है, वो है रीर से निकाला जाता है। इसीलिए अर्थशास्त्री क्या है, नीर की जगह रीर को अधिक प्राथमिकता देते हैं। क्यों? अब इसमें क्या है, ये समायोजित होती है। ये मुद्रास्फीति जो उस देश की मुद्रास्फीति है उसको भी ध्यान में रखी जाती है, हमारे देश की मुद्रास्फीति उसको भी ध्यान में रखा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, बड़े आसान से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सापेक्षिक मुद्रा घरेलू मुद्रा का भारित औसत है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं को, वहाँ पर हम क्या करते हैं, नीर में विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए। यहाँ है कि विदेशी जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनको खरीदने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए। चलिए एक एग्जांपल देते हैं, ये दोनों चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएगी और आपको भी समझ में आएगा कि वास्तव में जितना हम समझ रहे हैं कि रुपये का मूल्य घटा है उतना एक्चुअल में घटा नहीं है। देखो इसको लिए, जैसे मानते हैं कि अमेरिका में कोई वस्तु है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक पेन का उदाहरण देना चाहता हूँ। अमेरिका में जो ये पेन है, ये पेन, ये अमेरिका में मिल रहा है $80 का। ठीक है, अब $80 का मतलब क्या हो गया? $80 का 80 रुपये का मानते हैं, 80 रुपये का है। अब अगर अमेरिका का है और अमेरिका में इसकी रेट है $1, तो अगर भारतीय अगर उसको लेंगे तो उनको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 80 रुपये। ठीक है, लेकिन यही जो पेन है सामान वही है। अगर भारत में खरीदते हैं अपन तो इसके दे रहे हैं हम अपने यहाँ पर 15 रुपये। ठीक है, तो हमारा एक्सचेंज रेट क्या हुई? हमारी एक्सचेंज रेट क्या है आप बताएं भाई। वैल्यू तो वही है ना, उस डॉलर में यही तो पेन खरीद रहे हैं भाई। $1 में वहाँ एक पेन खरीदा जा रहा है, जबकि हम उसी पेन को 15 रुपये में खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक जो डॉलर है वो बराबर है 15 रुपये के। अगर वस्तु के उत्पादन से देखें तो नहीं आया समझ में भाई। हमें आम खाने से मतलब है, गुठलू से काम है, हमें तो आम खाना जी। अब एक आम मान लो, वो ये कहता है कि $1 का एक आम है। ठीक है, मान लेते हैं। हमें पैसों से मतलब नहीं, हमें तो वस्तु चाहिए। तो अमेरिका वाला उस आम खरीदने के लिए क्या कर रहा है? $1 दे रहा है। ठीक है, लेकिन हम भारतीय भी, यहाँ भारत में वही आम, सेम आम कितने का है? 15 रुपये का। हम 15 रुपये दे रहे हैं। खरीदने में क्या आ रहा है? आम ही आ रहा है। इसका मतलब उस $1 की जो वस्तु खरीदने की क्षमता और हमारे 15 रुपये की वस्तु खरीदने की क्षमता क्या है? समान है। मतलब क्या हो गया कि $1 बराबर 15 रुपये। तो क्या नीर सही बताता है? नीर हमेशा सही नहीं बताता। इसीलिए रीर जो वस्तुएं सेवाओं खरीदने की क्षमता है वो भी है, इसीलिए इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। और यही कारण है कि जितना तोबा मच रहा है भारतीय रुपये गिरने का, उतना एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि कई बार मुद्रास्फीति का ध्यान भी रखा जाता है। सरकार कोशिशें भी कर सकती है, वो आपको मैंने बता दिया है। अब हम आगे भी फिर चर्चा करते रहेंगे। ऐसे जो भी हमें लगेंगे कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हो चाहे किसी सब्जेक्ट को, हम जरूर लाने की कोशिश करेंगे।